मॉर्निंग आप सभी को। पिछले क्लास में हम लोग पूरा पॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे। वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, न्यूक्लियर पॉल्यूशन और साथ ही में बायोडायवर्सिटी टॉपिक भी हम लोग चालू किए थे, जिसमें खोजकर्ता के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास किया था और साथ में अधिनियम के बारे में भी हमने पढ़ा था। और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि चीजों को, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं बायोडायवर्सिटी में। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग देखते हैं तो एक हम लोग ध्यान रखना है, कुछ आपको रिसर्च सेंटर के बारे में भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है बायोडायवर्सिटी वाले टॉपिक में। तो रिसर्च सेंटर को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो मान लो ये हमारा इंडिया है, मान लो ये हमारा इंडिया है। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो यह उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं तो देहरादून है, जिसमें दो रिसर्च सेंटर याद रखना है। एक आपका फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर और दूसरा वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर याद रखना है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर और वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो जो वन अनुसंधान केंद्र जो है वह देहरादून पर स्थित है, याद रखिएगा। देहरादून पर स्थित है, याद रखना है। इसी प्रकार एक और इंपॉर्टेंट तथ्य इधर आपका हरियाणा में करनाल में पूछा जाता है, डेयरी रिसर्च सेंटर। करनाल में डेयरी रिसर्च सेंटर है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ में अगर हम लोग बोलते हैं, देखो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर की बात करते हैं तो देहरादून पर है, लेकिन अगर हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट सेंटर की बात करते हैं, वन प्रबंधन केंद्र की बात करते हैं, तो वह भोपाल पर स्थित है। तो वन प्रबंधन केंद्र पूछा जाए, जब मैनेजमेंट की बात आए तो भोपाल आंसर लगाएं। वन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो देहरादून आंसर लगाएं। साथ ही साथ में इसलिए आपको तुरंत दिमाग में सेट करा रहा हूं, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, वन अनुसंधान केंद्र और वन प्रबंधन केंद्र। इसी को हम लोग IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट एंड मैनेजमेंट भी कहते हैं। यह भोपाल पर स्थित है। मैनेजमेंट शब्द आएगा फॉरेस्ट के साथ में तो भोपाल आंसर लगाना है। अगर हम न्यू दिल्ली की बात करते हैं, न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली की अगर हम बात करते हैं मान लो, तो न्यू दिल्ली में एक नाम याद रखना है आपको, NGT याद रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। NGT बार बार पेपर में पूछा जा सकता है। दूसरा, अगर रिसर्च सेंटर में ही आपको याद रखना है तो एक नाम ICAR याद रखना है, और तीसरा जो नाम याद रखना है वो DRDO भी याद रख सकते हैं। हालांकि DRDO जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन आ रहा है न्यू दिल्ली पे, तो हम तीनों को लेकर के चल देते हैं। एक आपका NGT। इस NGT का अगर हम पूरा नाम पढ़ते हैं तो इस NGT का जो पूरा नाम होता है वह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। तो NGT की स्थापना कब हुआ है पूछा जाए तो NGT की स्थापना 2010 में हुआ है, यह आंसर लगाना है। डेट 18 अक्टूबर है। याद रखिएगा, यह पर्यावरण से संबंधित जो लंबित मुद्दे होते हैं या मुकदमे जो चल रहे होते हैं, उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन या त्वरित निदान करने के लिए NGT की स्थापना की गई है। यह हाईकोर्ट के समतुल्य होता है। अगर NGT के डिसीजन जो है अगर हमारे फेवर में नहीं आता है तो हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इन बातों को भी ध्यान रखना है। पूरे भारत में अगर हम देखेंगे तो NGT की संख्या टोटल पूरे भारत में 5 है, और ये 5 जो NGT है वह कौन कहां कहां बस है। अगर हम बात करते हैं तो ऊपर वाला देखते हैं तो सबसे पहले न्यू दिल्ली याद रखना है, यह प्रिंसिपल हेडक्वार्टर या प्रमुख मुख्यालय कहलाएगा। दूसरे में अगर हम बात करते हैं तो इधर कोलकाता है, इधर बात करते हैं तो चेन्नई है दक्षिण की तरफ, मध्य में अगर हम बात करते हैं तो भोपाल है, और इधर अगर हम बात करते हैं तो
पुणे आंसर लगाना है, महाराष्ट्र की तरह नहीं जाना कि बड़े बड़े शहर को लेकर के चलते हैं चारों दिशाओं में, लेकिन इधर महाराष्ट्र तरफ न जाकर के पुणे आंसर लगाना है। तो एनजीटी के आपका 5 मुख्यालय, जिसमें से कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा एनजीटी का मुख्यालय नहीं है, तो आप याद रखिएगा एनजीटी के टोटल 5 मुख्यालय। पूरे भारत में एनजीटी को 5 भागों में बांट दिया गया है, और अगर इसका काम केवल एक ही है कि पर्यावरण से संबंधित मामलों का त्वरित निदान करना, और इसके डिसीजन को हम केवल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। प्रमुख मुख्यालय की बात करेगा तो न्यू दिल्ली आंसर लगाना है, बाकी चारों को हम रीजनल हेडक्वार्टर या अदर हेडक्वार्टर के रूप में हम जानते हैं। तो एनजीटी को याद रखना, कभी एनजीटी का फुल फॉर्म पूछे तो ये याद रखना है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। दूसरा आईसीएआर है। आईसीएआर जो है, आया बात समझ में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहा जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहते हैं। ये आईसीएआर का मुख्यालय कहां है पूछा जाए तो न्यू दिल्ली आंसर लगाना है। डीआरडीओ का मुख्यालय पूछा जाए तो भी इसका न्यू दिल्ली लगाना है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। आया बात समझ में क्लियर है? काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद अपने को रखना है। 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना होती है, ये भी हम याद रख सकते हैं डीआरडीओ का। आया बात समझ में क्लियर है? इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो एक अपने को जोधपुर याद रखना है, जोधपुर। इस जोधपुर में अगर हम बात करते हैं तो काजरी जो है वो जोधपुर पर स्थित है, ये याद रख सकते हैं। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर पर स्थित है। आपके पेपर के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट जो है वह नीरी है, याद रखिएगा नीरी। नीरी जो है वह नागपुर पर स्थित है, याद रखिएगा। नीरी या कभी नेरी का आपको पूछा जाए तो दोनों में नागपुर आंसर लगाना है। जैसे नीचे वाले में NERI है, जिसका पूरा नाम नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपका नागपुर पर स्थित है, या ये सेम कॉपी हुआ है लेकिन यहां एक ही और आ गया है, तो उसका मतलब है इंजीनियरिंग। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों नागपुर पर स्थित है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है आपका राजमुंद्री। इस राजमुंद्री में याद रखना है टोबैको रिसर्च सेंटर को याद रखना है, टोबैको रिसर्च सेंटर। फॉरेस्ट मैनेजमेंट सेंटर भोपाल पर स्थित है, याद रखिएगा। राजमुंद्री में टोबैको रिसर्च सेंटर है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। चेन्नई की तरफ चलते हैं तो बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, याद रखिएगा। जैव विविधता प्राधिकरण, जैव विविधता प्राधिकरण का कहां है पूछा जाएगा तो जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई पर स्थित है। टोबैको रिसर्च सेंटर राजमुंद्री पर स्थित है। नागपुर पे नेरी और निरी है। नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट मैनेजमेंट सेंटर भोपाल पर स्थित है। इसके साथ अगर हम चलते हैं तो 2 भागों में हम बांटते हैं। एक हम बांटते हैं वो कहलाएगा आपका इसरो। आया बात समझ में क्लियर है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, बेंगलुरु पर स्थित है, याद रखिएगा। और दूसरा इकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है, पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र है। तो कौन कौन सा रिपीट करता हूं, देहरादून में जाएंगे तो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर और वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर देहरादून पर। हरियाणा के करनाल वाले क्षेत्र पर जाएंगे तो डेयरी रिसर्च सेंटर है। राजस्थान में जोधपुर पर जाते हैं तो काजरी है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट याद रखना है, एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के रूप में जानते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है वो जोधपुर पर है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट सेंटर भोपाल पर है। नागपुर पर नेरी और निरी दोनों हैं। बेंगलुरु पर इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और इकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है, पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र इकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर बेंगलुरु पर है। चेन्नई में जैव विविधता प्राधिकरण है, बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी।
तंबाकू अनुसंधान केंद्र टोबैको रिसर्च सेंटर राजमुंदरी पर है। और अगर हम देखते हैं न्यू दिल्ली की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली में 3 है, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ। इसके टोटल मुख्यालय पूरे भारत में 5 है, जिसमें प्रमुख मुख्यालय के रूप में न्यू दिल्ली, बाकी 4 रीजनल हेडक्वार्टर के रूप में है। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो न्यू दिल्ली के बाद में कोलकाता, फिर आपका चेन्नई, भोपाल और पुणे, ये 5 हैं, याद रखिएगा। अब अगर आईसीआर को बोलते हैं तो आईसीआर का पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। और डीआरडीओ का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो का अगर आप डेट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसरो का डेट 15 अगस्त 1969 में है, ये याद रखिएगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ है, ये याद रखना है। आया बात समझ में क्लियर है? तो इस तरीके से इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो रिसर्च सेंटर पूछा जाए तो इतने तथ्यों को अपने को याद रखना है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम जैव विविधता पढ़ रहे थे। इस जैव विविधता टॉपिक को ही हम ध्यान देते हैं। तो जैव विविधता में अगर हम बायोडायवर्सिटी में हम देखते हैं तो हम पढ़ चुके थे कि कल की क्लास में बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग डब्ल्यू.जी. रोजेन ने किया था, वाल्टर जी रोजेन ने किया है। दूसरा, जैव विविधता दिवस के रूप में 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि अगर अधिनियम की बात करते हैं, जैव विविधता अधिनियम, तो यह 2002 में हुआ। और अगर हम जैव विविधता प्राधिकरण की बात करते हैं तो अभी हमने पढ़ा कि इसका प्राधिकरण जो है वह चेन्नई पर स्थित है, याद रखना है, ये हमने पढ़ा है। अब अगर हम जैव विविधता को अगर हम देखते हैं तो जैव विविधता में अगर हम देखेंगे तो यह पृथ्वी सम्मेलन 1992 के सीबीडी बैठक जो हुआ था उसमें इसका डेफिनेशन आया है। तो 1992 में यह अस्तित्व में आता है। आया बात समझ में क्लियर है? ठीक, तो ये इस तरीके से अपने को याद रखना था जैव विविधता के बारे में। अब बात आता है कि जैव विविधता का मतलब क्या होता है, बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है। तो अगर किसी निश्चित क्षेत्र में कोई निश्चित जियोग्राफिकल रीजन है, उसमें जितना ज्यादा पेड़ पौधे या जितना ज्यादा जीव जंतु होगा उतना ही हम बोलेंगे कि जैव विविधता ज्यादा है। अगर जीव जंतु की संख्या कम है तो हम बोलेंगे कि जैव विविधता की संख्या कम है। तो हम इसी को कहते हैं कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जीवों के मध्य पाए जाने वाली जो विभिन्नताएं होती है उसे जैव विविधता कहा जाता है। अगर वेरिएशन बहुत ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अगर पेड़ पौधों की संख्या या वाइल्ड लाइफ की संख्या कम है, वेरिएशन कम नजर आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि बायोडायवर्सिटी भी कम है। इस जैव विविधता के संरक्षण के लिए हम 2 तकनीक का प्रयोग करते हैं, 2 मेथड का प्रयोग करते हैं। यही आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक मेथड जो होता है उसे हम इन सीटू मेथड कहते हैं और दूसरे को हम लोग एक्स सीटू मेथड कहते हैं। इन सीटू जो होता है इसे हम स्वस्थाने संरक्षण विधि कहते हैं और इसे हम पर स्थाने या इसी को हम बहिस्थानिक भी कहते हैं, बहिस्थानिक। तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम स्वस्थाने बोलेंगे, इसका मतलब किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु को उनके स्वयं के स्थान पर संरक्षण दिया जाए। आया बात समझ में क्लियर? जो पेड़ पौधे या जीव जंतु जहां पर उगे हैं, मान लो कोई पेड़ पौधा उगा है, वहीं पर उसको हम बचाने का प्रयास करें, तो ऐसा प्रक्रिया जो है वो इन सीटू मेथड कहलाता है। लेकिन किसी पेड़ पौधे को कहीं उगा कहीं और, लेकिन उसको संरक्षण किसी दूसरे स्थान में ले जा करके अगर हम संरक्षित कर रहे हैं तो ऐसे को हम एक्स सीटू कहते हैं। तो इन सीटू में कौन कौन आता है, तो 4 नाम रट करके रखना है, ये सभी इन सीटू में आएंगे। पहला जो आएगा वो है आपका नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा जो याद रखना है वो है आपका
बायोस्फीयर रिजर्व। तीसरा जो याद रखना है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभ्यारण्य। और चौथा याद रखना है आपका सेक्रेड ग्रुव बोलते हैं, या उसी को सेक्रेड फॉरेस्ट के रूप में जानते हैं, पवित्र उपवन। पवित्र उपवन, इसको हम लोग वन्य जीव अभ्यारण्य कहेंगे। यह बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व। और यह आपका राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। अगर किसी पेड़ पौधे जीव जंतु को अगर उनके ही स्थान में संरक्षण देना होगा तो या तो हम नेशनल पार्क डिक्लेयर करेंगे, या तो बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करेंगे, या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएंगे, या तो पवित्र उपवन बनाएंगे। आपको चार में से एक विकल्प को हटा देगा और पूछेगा कि भैया कौन इन सीटू मेथड नहीं है, तो ये इन सीटू मेथड है। एक्स सीटू में जब किसी हम पेड़ पौधे को दूसरे स्थान पे ले जाते हैं तब हम लोग बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? बॉटनिकल गार्डन, जिसको हम लोग हिंदी में वानस्पतिक उद्यान कहते हैं। याद रखिएगा, वानस्पतिक उद्यान कहते हैं। ये अपने को दिमाग पे सेट करना है। आया बात समझ में? क्लियर है? दूसरा अगर हम देखेंगे तो आपका सीड बैंक, जैसे बीज बैंक हो गया। आया बात समझ में? जीन बैंक हो गया, जीन बैंक हो गया, ये सब आएंगे। और साथ ही साथ में क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। आया बात समझ में? लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग करके किसी टिश्यू को अपने को बचाना होता है तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाते हैं। ये हम किसी भी चीजों को दूसरे स्थान पर ले जाकर के संरक्षण करते हैं तो उसे हम एक्स सीटू मेथड कहते हैं। तो इन सीटू, एक्स सीटू, ये सब क्या है पूछा जाए तो समझ जाना है कि इन सीटू का मतलब जब पेड़ पौधे या जीव जंतु को उनके ही स्थान पर संरक्षण दिया जाता है तो वह इन सीटू मेथड कहलाता है, जिसमें नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सेक्रेड फॉरेस्ट आता है। आया बात समझ में? क्लियर है? अब अगर इसी को थोड़ा रिलेट करता हूं तो जैसे कभी आपको बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जाए, आया बात समझ में? क्लियर है? बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जाए तो याद रखिएगा पूरे भारत में हमारा बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है। भारत में 18 है, यह याद रखना है। आया बात समझ में? क्लियर है? दूसरा, इसकी जो शुरुआत है, शुरुआत जो है विश्व में, आया बात समझ में, 1971 में मैब कार्यक्रम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत इस प्रक्रिया आपका बायोस्फीयर की शुरुआत की गई है। लेकिन अगर हम पूरे भारत में बात करते हैं तो भारत में शुरुआत, अगर इंडिया में शुरुआत देखें, भारत में शुरुआत, तो यह 1986 से प्रारंभ हुआ है, जिसमें नीलगिरी को, आया बात समझ में, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। नीलगिरी को पहला बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। ध्यान रखिएगा, नीलगिरी 1986 में बना, इसलिए नीलगिरी सबसे पहला भी होगा और सबसे प्राचीन बायोस्फीयर रिजर्व भी होगा। सबसे पहला या सबसे प्राचीन बायोस्फीयर रिजर्व कौन पूछे तो नीलगिरी है, याद रखिएगा। नीलगिरी अगर एक राज्य पूछा जाए कहां है तो यह तमिलनाडु पर स्थित है, याद रखिएगा। बाकी इसका एक्सपेंशन जो है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों पर है, लेकिन सर्वाधिक एरिया तमिलनाडु पर स्थित होने के कारण नीलगिरी तमिलनाडु पर स्थित है कहना है। आया बात समझ में? क्लियर है? याद रखिएगा। सबसे अगर बड़ा की बात करते हैं, सबसे बड़ा की बात, तो पहले नंबर में कच्छ है जिसका 12,454 स्क्वायर किलोमीटर है, और दूसरा में मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है जिसका 10,500 है। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा अगर विकल्प में दिखता है पहले कच्छ तो कच्छ को आंसर लगाएं। अगर कच्छ ऑप्शन में नहीं है तो मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कहलाएगा। आया बात समझ में? क्लियर है? याद रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं पूरे भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें अगर ये 18 का मैं नाम आपको गिना दूं तो आपके लिए एक आपका राज्य वाला आपका खत्म हो जाता है
कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में बने तो वो भी आपको बन जाएगा। जैसे देखो, याद रखना है कि ये हमारा अंडमान निकोबार है, तो यहां पर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व होगा। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान निकोबार पर है। आया बात समझ। दूसरा, गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी जो है यह केरल है और यह तमिलनाडु है और यह कर्नाटक है। तो याद रखिएगा, यह गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी जो है वो हमारे तमिलनाडु से लगा हुआ है, इसलिए तमिलनाडु में मैच करना जब भी मन्नार की खाड़ी पूछे। यह वाला आपका अगस्त मलई है, अगस्त मलई बोलते हैं, केरल पर स्थित है। यह कौन सा है? मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। ये आपका ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार। फिर उसके बाद हम चलते हैं, आया बात समझ में। तो यहां पर से तीनों राज्य में फैला हुआ है और यह है आपका नीलगिरी है, जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में आपको मेन लगाना है। और इसके बाद अगर आंध्र प्रदेश में हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में आपका शेषाचालम है। आया बात समझ में, क्लियर है? तो टोटल आपका 5 बायोस्फीयर रिजर्व 18 में साउथ इंडिया की तरफ में है। ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, आया बात समझ में, क्लियर है? फिर अगस्त मलई जो है वो केरल पर है, नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु पे, एक राज्य लगाएंगे, शेषाचालम जो है वो आंध्र प्रदेश पे है, याद रखिएगा। यह मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, ये आपका अंडमान निकोबार पर स्थित है, नीलगिरी आपका एक राज्य तमिलनाडु, अगस्त मलई केरला पर स्थित है और शेषाचालम जो है वो आंध्र प्रदेश पर स्थित है। आया बात समझ में, क्लियर? फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका कौन है? आपका गुजरात में रण ऑफ कच्छ है, याद रखिएगा। आया बात मध्य प्रदेश में हम चलते हैं तो यह पंचमढ़ी और पन्ना। यह कच्छ जो है वह अगर हम बात करते हैं, कच्छ की अगर हम बात करते हैं तो यह कच्छ जो है यह सबसे आपका बड़ा, याद रखना है कच्छ को सबसे बड़ा याद रखना है। पन्ना जो है वह सबसे नया है, पन्ना 2011 में बना है पन्ना। आया बात समझ में? नीलगिरी सबसे पहला है, याद रखिएगा। यहाँ टोडा जनजाति निवास करती है, याद रखिएगा। साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में तो यह अचानकमार है और इस पर अमरकंटक है, दोनों को मिलाया गया है। अमरकंटक अचानकमार बायोस्फीयर यह 14वें नंबर का है, याद रखिएगा, जो 2005 में बना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अचानकमार जो छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व है यह कौन से क्रम का है? तो 14 नंबर का क्रम का है, 2005 में बना है, याद रखिएगा। ये एक हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में नंदा देवी है, उत्तराखंड में नंदा देवी है और हिमाचल प्रदेश में याद रखना कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट याद रखना है। यहां छत्तीसगढ़ के बाद ये उड़ीसा आएगा, उड़ीसा में सिमलीपाल है, सिमलीपाल उड़ीसा में। और वेस्ट बंगाल में आपका सुंदरवन है, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन है। आया बात समझ में? ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार में मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, केरल में अगस्त मलई, तमिलनाडु में नीलगिरी पहला बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ टोडा जनजाति निवास करती है। आंध्र प्रदेश में शेषाचालम है, गुजरात में रण ऑफ कच्छ है जो कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद में पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी के बाद में पन्ना है, पन्ना सबसे नया है, याद रखिएगा 2011 में बना है। उसके बाद अमरकंटक अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, अचानकमार छत्तीसगढ़ में है। तो याद रखिएगा यह आपका बायोस्फीयर रिजर्व संयुक्त रूप से जोड़ करके बनाया गया है, जो 14वें नंबर में 14 क्रम का है और 2005 में स्टैब्लिश हुआ है। उसके बाद उड़ीसा में सिमलीपाल है, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन है। आया बात समझ में? तो 13 बायोस्फीयर रिजर्व खत्म हो चुके हैं, नीचे में 5, मिडिल इंडिया में 6 है, 1 2 3, ये पूरा मिलकर के 4, ये 5 और 6, तो 6 और 5 11, ऊपर में 2 ठो है कोल्ड डेजर्ट जिसको हम शीत मरुस्थल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि शीत मरुस्थल कहाँ है, तो यह हिमाचल प्रदेश पर है, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो यह सिक्किम है, सिक्किम में याद रखना है, सिक्किम में कंचनजंगा है, कंचनजंगा सिक्किम में है। असम में याद रखना है, असम में मानस के साथ में डिब्रू शेखोवा है, डिब्रू शेखोवा
आया बात समझ में क्लियर है? यह दोनों के दोनों असम राज्य पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और दिबांग है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। और मेघालय के नौकरेक है, याद रखिएगा, नौकरेक। नौकरेक जो है मेघालय में है और यह गारो पहाड़ी पर स्थित है, ये याद रखना है। गारो पहाड़ी पर स्थित है, ये अपने को ध्यान में रखना है। आया बात समझ में क्लियर है? तो इस तरीके से 18 बायोस्फीयर रिजर्व कब कब आपका कौन कौन से राज्य पर स्थित है इसको याद रखना है, ठीक। जिसमें डिब्रू शिखोवा जो याद रखिएगा, डिब्रू शिखोवा, यह डिब्रू शिखोवा को याद रखना है, यही सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो हमने 4 बातों को पढ़ लिया। 4 बात कौन कौन से थे? अगर 4 को अगर हम पढ़ते हैं तो समझ में आ गया कि अगर सबसे बड़ा बोला जाए तो सबसे बड़ा इधर है कच्छ के तरफ, ठीक। अगर सबसे छोटा पूछा जाए, सबसे छोटा पूछा जाए तो यह डिब्रू शेखोवा है, याद रखिएगा, डिब्रू शेखोवा। और अगर नीलगिरी नीचे तरफ है तो यह सबसे पहला है, सबसे पहला है, याद रखिएगा, वह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। और सबसे अगर नया की बात करें तो वह पन्ना है, ये याद रखना है। आया बात समझ में क्लियर है? तो इस तरीके से अपने को तथ्यों को ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आया होगा। तो हमने अभी के क्लास में 2 चीजें पढ़ लिया। एक, हमने बायोस्फीयर रिजर्व में संरक्षण की प्रक्रियाओं को देखे कि कौन इन सिटू होगा और कौन एक्स सिटू होगा। साथ ही साथ में हमने रिसर्च सेंटर को पढ़ा। रिसर्च सेंटर के बाद में हमने पूरे बायोस्फीयर रिजर्व को हमने देखा राज्य वाइज। आया बात समझ में क्लियर है? राज्य वाइज हमने देखा है। इसके बाद हम अगर बायोस्फीयर रिजर्व को अगर और आगे बढ़ते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व को हमने, आया बात समझ में, ईयर वाइज भी देख सकते हैं। अगर ईयर वाइज देखते हैं बेटा तो सबसे पहले 1986 में नीलगिरी आएगा। 1986 में नीलगिरी है। 86 एक बार है, रटना है, 86 एक बार है, 88 2 बार है, याद रखिएगा, 88 2 बार है। 89 जो है बेटा, 89 जो है वह 4 बार है। कोई बड़ा चीज नहीं है, आसानी से रटा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। अभी यह क्रैश कोर्स का यह 3रा क्लास होने जा रहा है। पहले 2 क्लासेस जो है वो पटेल ट्यूटोरियल के मोबाइल ऐप में डाउनलोडेड है, मतलब आपका यूट्यूब में आपको दे दिया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसके बाद जो है आपको जुड़ने के लिए पटेल ट्यूटोरियल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। आया बात समझ में क्लियर? नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर में रखा गया है 2499 रुपए, बस इसका प्राइस रखा गया है। आया बात समझ में क्लियर है? जो कि आपके लिए काफी यह लाभदायक होगा क्योंकि इतने भरपूर कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। थोड़ा क्लासेस फास्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप इसे रोक करके एक शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार करें ताकि आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2025 जो आप देना चाहते हैं फैब में, तो एक बड़ा आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो सके और साथ ही साथ में आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ में एग्जाम देने पहुंच सके। तो याद रखिएगा, हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व का आपका ईयर वाइज पढ़ रहे हैं। तो 86 एक बार है, 88 2 बार है, 89 4 बार है। आया बात समझ में क्लियर है? इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं बेटा तो याद रखिएगा, ये एक आएगा 1994, ठीक। 86 एक बार, 88 2 बार, 89 4 बार, फिर 1994 है। फिर इसके बाद में 97, फिर 98, फिर 99, उसके बाद में बेटा 2000 के बाद में आपका 2001, फिर 2001 के बाद में आपका सीधा 2005। आया बात समझ में क्लियर है? तो आप याद रखेंगे 86 एक बार, 88 2 बार, 89 4 बार। फिर आप एक ठो बस याद रखना है बेटा 94, फिर 97 से 2001 कंटिन्यू याद रखना है कि 97 से 2001 साथ चलेंगे। फिर 2005 याद रखना है, 14वें नंबर में 2005 है। फिर 15वें नंबर में बेटा 8 से लेकर के 11 तक कंटिन्यू चलेंगे। 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर आपका
2010 हो गया और एक हो गया बेटा 2011। तो ईयर कोई बड़ा चीज नहीं है। 86 एक बार है, 88 दो बार है, 89 चार बार है, इसके बाद में 1994 है, फिर 97, फिर 97 के बाद से लेकर के 2001 तक कंटिन्यू जाना है। ठीक, तो 97, 98, 99, 2000, 2001, फिर 2005 बोलना है, फिर 8 से लेकर के 11 कंटिन्यू है। तो पहला वाला में तो अपने को पता है बेटा कि नीलगिरी है, और सबसे नया वाला कौन है तो पन्ना है। तो ये तो क्लियर हो गया। आया बात समझ में क्लियर, क्योंकि सबसे पुराना और सबसे नया। नीलगिरी के बाद में नंदा देवी है, नंदा देवी, और उसके बाद में नौकरेक है, याद रखिएगा। तो ऊपर के तीनों नाम न से है, नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक। इस 88 में दो का मतलब नंदा देवी पहले बना है, फिर नौकरेक बना है, इसलिए जैसे क्रम बताया जा रहा है वैसे याद रखना है। 89 कितने बार है? 4 बार। कैसे याद रखेंगे बेटा? 89 4 बार है तो उल्टा आपको जेड बनाना है। जेड उल्टा कैसे बनेगा? एक ग्रेट निकोबार से जाना है मन्नार की खाड़ी, एक ग्रेट निकोबार से मन्नार की खाड़ी, तो 189 में ग्रेट निकोबार, 189 में मन्नार की खाड़ी, फिर 189 में मानस को लेना है। ऐसे जेड जाएगा बेटा, ये जैसे मैं आपको यहां पास ले जा करके आपको ले जाता हूं, देखिएगा, है ना, फिर मैं मिटा दूंगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये जैसे आपको लेकर के चलते हैं, देखिएगा, ये ग्रेट निकोबार से मन्नार की खाड़ी पहुंचना, ग्रेट निकोबार से कहां पहुंचोगे? मन्नार की खाड़ी पहुंचिएगा। ठीक, ये ग्रेट निकोबार से मन्नार की खाड़ी पहुंचना। ठीक, उसके बाद में आपका ग्रेट निकोबार के बाद फिर मानस पहुंचना, फिर मानस के बाद सुंदरवन पहुंचना। तो ये 89 में 4 आएंगे, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, मानस और सुंदरवन। और 1994 में सिमलीपाल को ही करना है। तो ऐसा जेड बनाना है। आया बात समझ में क्लियर है? तो याद रखिएगा कौन कौन सा? ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, मानस, और साथ ही में कौन आपका? सुंदरवन। फिर 94 में सिमलीपाल। तो क्या क्या बोला? जेड बनाओ। तो पहला कौन आएगा बेटा? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के बाद कौन आएगा? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। फिर कौन आएगा आपका? मानस, और उसके बाद आएगा सुंदरवन। तो 489 में हो गया। उसी जेड को आगे बढ़ाओगे तो 1994 में आएगा सिमलीपाल, उड़ीसा पर स्थित है सिमलीपाल। आया बात समझ में क्लियर? 97 में अगर हम चलते हैं, 97 में तो ये कठिन नाम याद रखना है। 97 में डिब्रू शेखोवा, डिब्रू शेखोवा। 98 में दिहांग और दिबांग, दिहांग दिबांग 98 में है। 2000 में बेटा कंचनजंगा है, याद रखिएगा। कैसे याद रखोगे? कि हमको घर से 2000 रुपए का दिया गया है कि जाओ कंचनजंगा घूम के आना। तो 2000 में कहाँ घूमना है? कंचनजंगा। लेकिन कंचनजंगा जाना है तो पंचमढ़ी होते हुए जाना है, पंचमढ़ी होते हुए कंचनजंगा जाना है अपने को। ये बातों को याद रखना है। आया बात समझ में क्लियर? फिर 2001 में अगर हम याद रखते हैं तो 2001 में है बेटा, दोनों का नाम अ से चालू होगा। तो 2001 में अगस्त मलई और 2005 में अचानक मार है। तो अचानक मार कब कौन से क्रम में आया? 13 के बाद कौन से नंबर में आया? 14 नंबर में आया। इसलिए अचानक मार में हमने लिखा है 14वां बायोस्फीयर रिजर्व अचानक मार में। और ये कब बना? 2005 में बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2005 में बना, याद रखना है। दोनों नाम 1 और 5 अ से चालू हो रहा है। 8 और 9 जो है वो क से चालू होगा। एक कच्छ आएगा बेटा और दूसरा कोल्ड डेजर्ट आएगा। कोल्ड डेजर्ट को शीत मरुस्थल कहते हैं। 10 में शेषाचालम आएगा। 10 में क्या आएगा? शेषाचालम आएगा। और फिर 11 में पन्ना है। आया बात समझ में क्लियर है? फिर से रिपीट कर देता हूं। 86 में नीलगिरी। आया बात समझ में क्लियर है? 88 में नंदा देवी और नौकरेक। 89 में 4 है जिसमें जेड बनाते हुए चलना है। ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, मानस और सुंदरवन।
94 में सिमलीपाल, 97 में डिब्रू सिखोवा, 98 में दिहांग और दिबांग, 99 में पंचमढ़ी और 2000 में कंचनजंगा, 2001 में अगस्त मलई, 2005 में अचानक मार, 2008 में कच्छ, 2009 में कोल डेजर्ट, 2010 में शेषाचालम एंड 2011 में पन्ना है। आया बात समझ में क्लियर है? ऐसे तथ्यों को याद रखना है। तो ये था आपका बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इसी प्रकार अगर हम नेशनल पार्क को लेकर के चलेंगे तो नेशनल पार्क को भी याद रखना है। आया बात समझ में क्लियर है? आप याद रख लेना बेटा, नेशनल पार्क के रूप में। आया बात समझ में? मैं लॉन्ग टर्म बैच में तो पूरा नेशनल पार्क याद कराता हूं, ठीक, लेकिन अभी आपको कुछ कुछ नेशनल पार्क बता रहा हूं। जैसे हेमिंस याद रखना है। हेमिंस जो है वह लद्दाख पर स्थित है, याद रखिएगा, लद्दाख पर स्थित है, लेकिन यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट पूछा जाए, जिम कॉर्बेट तो यह उत्तराखंड पर स्थित है। आया बात, और यह भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है जो 1936 में बना, ये याद रखना है। जो सबसे पहला होगा वही सबसे प्राचीन कहलाएगा, याद रखिएगा। गिर नेशनल पार्क, अगर याद रखिएगा, गिर गुजरात पर है, यहां एशियाई सिंह मिलेगा, ये याद रखना है, एशियाई सिंह। आया बात समझ में क्लियर है? दची गाम याद रखना है, दची गाम जो कि जम्मू कश्मीर पर स्थित है, यहां पर हंगुल परियोजना चलाया जा रहा है, ये याद रखिएगा, हंगुल परियोजना चलाया जा रहा है, ये याद रखिएगा, ठीक। मानस की बात करते हैं, काजीरंगा की बात करते हैं और जल्दापारा की बात करते हैं। तो जल्दापारा जो है वो वेस्ट बंगाल में है, ये दोनों बेटा असम में है, याद रखिएगा। यहां तीनों में एक सिंह गेंडा मिलेगा, एक सिंह वाला गेंडा मिलेगा, ये याद रखना है। आया बात समझ में क्लियर है? याद रखिएगा। माधव नेशनल पार्क जो है, माधव नेशनल पार्क, यह मध्य प्रदेश में है। आया बात समझ में क्लियर? याद रखिएगा, यह 58वां टाइगर रिजर्व बना है, याद रखिएगा, 58 नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया गया है। किसको? आपका किसको बताइए? माधव नेशनल पार्क को याद रखना है, जो कि कहां स्थित है? आपका मध्य प्रदेश पर स्थित है, यह याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में कुल नेशनल पार्क की संख्या 3 है, जिसमें गुरु घासीदास नेशनल पार्क सबसे बड़ा है छत्तीसगढ़ का। इंद्रावती छत्तीसगढ़ का सबसे पहला नेशनल पार्क है। आया बात समझ में क्लियर? और कांगेर वैली छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है यह सबसे बड़ा है 1441 के साथ में। आया बात समझ में क्लियर है? इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। ये सब छत्तीसगढ़ के बारे में जिक्र हो रहा है। और कांगेर वैली नेशनल पार्क याद रखना है, कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, यह सबसे छोटा नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। आया बात समझ में क्लियर है? साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य में छत्तीसगढ़ की संख्या 11 अभ्यारण्य है, जिसमें सबसे बड़ी आपका देखा जाए तो तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, याद रखिएगा, बड़ा अभ्यारण्य है, याद रखिएगा, ठीक। सबसे छोटा की बात अगर हम करते हैं छोटा के रूप में, तो याद रखिएगा, छोटा की बात करते हैं तो बादल खोल, याद रखिएगा, बादल खोल छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा अभ्यारण्य है, याद रखना है, अभ्यारण्य है। और तीसरा याद रखना है आपको, सबसे अगर हम बात करते हैं, पहला की बात करते हैं तो सीता नदी, याद रखिएगा, सीता नदी सबसे पहला है, सबसे पहला अभ्यारण्य है, 1974 में बना है,
याद रखिएगा 1974 में। और सबसे नया की बात करते हैं तो वह भोरम देव अभ्यारण्य है, सबसे नया अभ्यारण्य की बात करते हैं। तो इस तरीके से अपने को छत्तीसगढ़ को भी लेकर के चलना है। ठीक, साथ ही साथ में ये आपका इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा था बेटा, तो इंस्टीट्यूट में हमने देखा, इंस्टीट्यूट में क्या क्या देखे थे, तो इंस्टीट्यूट में हमने देखा कि आपका पहला नेशनल पार्क होगा, बायोस्फीयर रिजर्व होगा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व को तो पूरा पढ़ा दिया, नेशनल पार्क में मेन मेन चीजों को बताया, और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हमने सभी को पढ़ा। आया बात समझ में क्लियर है? इसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं तो देखते हैं एक नाम और आगे बढ़ते बेटा। तो इस तरीके से इन सीटू और एक्स सीटू जो है हम पढ़ चुके हैं। आगे मैं मिसलेनियस टॉपिक के रूप में अब आपको टाइगर रिजर्व भी पढ़ा देता हूं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 4 है। आया बात समझ में? छत्तीसगढ़ में, सीजी में, भारत में टोटल टाइगर रिजर्व इंडिया में 58 है। आया बात समझ में क्लियर है? यह छत्तीसगढ़ में जो 4 है, आया बात समझ में? ये कैसे याद करोगे? देखो तो IAS, IAS आपको याद रहेगा। आई से कौन आ जाएगा? इंद्रावती आ जाएगा। ए से अचानक मार आएगा, और एस से सीता नदी के साथ में उदंती अभ्यारण्य आएगा। उदयंती अभ्यारण्य गरियाबंद जिले में, सीता नदी धमतरी जिले में, और एक अभी बेटा गुरु घासीदास और तमोर पिंगला को मिलकर के बनाया गया। आया बात समझ में क्लियर है? ये 4th नंबर का सबसे नया, आपका सबसे नया टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का। और साथ ही साथ में सबसे नया के साथ में यह सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है, यह भी याद रखिएगा। यह पूरे भारत का तीसरा बड़ा आपका टाइगर रिजर्व है 28-29 के साथ में, याद रखिएगा। लगभग 3300 के साथ में नागार्जुन पहले नंबर पे जाएगा। अभ्यारण्य आपका टाइगर रिजर्व के रूप में पूरे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन है, आंध्र प्रदेश में, लगभग 3300 के पास में। दूसरा 28-29 हमारा छत्तीसगढ़ का, ये तीसरे नंबर में है। लगभग इससे 8 किलोमीटर ज्यादा बेटा मानस है। तो मानस याद रखिएगा। तो पहले नंबर में कौन कौन बता रहा हूं, याद करो। पहला डेटा, पहला नंबर में नागार्जुन है, नागार्जुन है। दूसरे नंबर में मानस है, और तीसरे नंबर में गुरु घासीदास है। गुरु घासीदास और तमोर पिंगला याद रखिएगा। इसका टोटल आपका एरिया जो है वो 28-29 है, याद रखना है। आप ऐसा नहीं कर देना कि गुरु घासीदास और तमोर पिंगला के टोटल एरिया को जोड़ दिए। गुरु घासीदास का टोटल एरिया 1441 और तमोर पिंगला का 608 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम जोड़ देते हैं तो ये आपका 2049 आएगा। और ये 2049 जो आया बेटा, यह टोटल एरिया ना होकर के यह कोड जोन एरिया बताया गया है। यह कभी कभी क्या होता है, हम थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा करके दोनों को जोड़ करके हम टोटल एरिया समझ जाते हैं, क्योंकि गुरु घासीदास और तमोर पिंगला को जोड़ा जा रहा है करके। ये जो है वो उसका कोड जोन है, लेकिन टोटल एरिया में कोड जोन को संरक्षण देने का काम बफर जोन करता है। तो लगभग 780 के आसपास बफर जोन को मिलाया गया। आया बात समझ में? और 28-29 ऐसे डेटा याद रखना, 28-29 ना बोल करके 28-29 बोलना है। 28-29 इसका टोटल एरिया बना है। आया बात समझ में क्लियर है? तो इस तरीके से याद रखना है। मतलब गुरु घासीदास और तमोर पिंगला पूरे भारत का तो तीसरा बड़ा है, लेकिन छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आपका क्या याद रखना है, आपका टाइगर रिजर्व है। जैसे अभी आपको IAS याद रखने बोला था, इन दोनों को पलट दो बेटा, ISA कर दो, और सबसे पहले गुरु घासीदास और तमोर पिंगला को रख दो। तो यह छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व का क्रम आ जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर। मतलब सबसे बड़ा में कौन? गुरु घासीदास और तमोर पिंगला, फिर आएगा इंद्रावती, फिर आएगा सीता नदी, और फिर आएगा आपका अचानक मार। बोलो समझ आया कि नहीं आया?
थैंक यू आप सभी को, है ना। इस तरीके से आपको आगे ही पढ़ते रहना है। ठीक सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू बेटा। लेकिन आपको अच्छे से और पढ़ना रहेगा, क्योंकि इसको आप बेहतरीन तरीके से समझिए और एक बार आप फिर से लिखिए, समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजों को याद रखना है, बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक, तो ये है आपका टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी हमने पढ़ लिया है। पूरे भारत में 58, याद रखिएगा। नागार्जुन सबसे बड़ा है। आया बात समझ में क्लियर है? इस तरीके से भी अपने को चीजों को ध्यान रखना है। आया बात समझ में क्लियर है? तो हम परियोजना भी पढ़ लिए। आया बात समझ में? देखिएगा, कुछ परियोजना की बात कर देता हूं, ध्यान रखना। परियोजना में एक बाघ परियोजना, दूसरा हाथी परियोजना, तीसरा गेंडा परियोजना, और चौथा गिद्ध परियोजना, वल्चर प्रोजेक्ट, याद रखना है, गिद्ध परियोजना। आया बात समझ में क्लियर है? या बाघ परियोजना 1973 में आएगा, हाथी परियोजना 1992 में आएगा, गेंडा परियोजना 1987 में आएगा, और गिद्ध परियोजना 2006 में आएगा। आया बात समझ में क्लियर है? 1 अप्रैल 1973 में याद रखना है कि आपका बाघ परियोजना की शुरुआत किया जाएगा। तो बाघ परियोजना कब आया? तो 1973 में आया है। आया बात समझ में क्लियर है? ठीक, हाँ बेटा, मिलेगा आप लोग को पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ सेव होते जा रहा है। आप लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार हो गया होगा या हो रहा होगा, आज मैं अपडेट करवा देता हूं, या फिर ऐप में क्लास के बगल में ही आपको डलवाता हूं, ताकि आपके चीजों को आपको पीडीएफ के रूप में भी आपको प्राप्त हो सके और एक आप शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार कर सके। तो पीडीएफ भी आपको मिलेगा, है ना। तो मैं पीडीएफ को सेव करवा दिया हूं। आपको जल्द अगर व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो तुरंत आपको आज भिजवा देता हूं, या फिर आपको क्लास के जस्ट वीडियो के बगल में पीडीएफ के रूप में भी आपको मिल सकता है वो। ठीक है, तो आज मैं उसको अपडेट करवाता हूं, आपको सभी चीजें उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1973 में बाघ परियोजना आया। ठीक, हाथी परियोजना 1992 में आता है। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में होगा। सिंह भूमि जिले झारखंड में इसकी शुरुआत होती है। याद रखिएगा, बाघ परियोजना में एक नाम याद रखना है, एम स्ट्राइप्स। बाघ को हम आपका क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या बाघ को ट्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, ट्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए एम स्ट्राइप्स का मेथड का यूज किया जाता है। मॉनिटरिंग, आया बात समझ में क्लियर? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर, टीआर मतलब टाइगर, आई से इंटेंसिव, पी से प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस बोलते हैं। फुल फॉर्म रटने की जरूरत नहीं बेटा। एम स्ट्राइप किससे रिलेटेड है? तो बाघ से रिलेटेड है, याद रखना है। आया बात समझ में? हाथी परियोजना 1992 में आया, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में लेमरू एक हाथी कॉरिडोर बनाया गया है, यह भी याद रखिएगा। लेमरू क्या चीज है? तो छत्तीसगढ़ में लेमरू जो है, यह एक एलिफेंट कॉरिडोर बनाया गया है। बाघ परियोजना में बाघ जो आरक्षित क्षेत्र है टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का, ये मैंने अभी जस्ट पढ़ा दिया है कि छत्तीसगढ़ में 4 आपके टाइगर रिजर्व हैं। ये सब के बारे में मैंने जिक्र कर दिया है, और पूरे भारत में 58 हैं करके। आया बात समझ में क्लियर है? इसके बाद में हाथी परियोजना में अगर बात करेंगे तो सीजी में लेमरू एक एलिफेंट कॉरिडोर है, याद रखिएगा। आया बात समझ में क्लियर है? हाथियों से बचाव के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसको हम माइक कार्यक्रम कहते हैं। माइक कार्यक्रम कहा जाता है, याद रखिएगा। एम का मतलब होता है मॉनिटरिंग, आई का मतलब होता है इलीगल, के का मतलब होता है किलिंग, ई का मतलब होता है एलिफेंट। मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट कहा जाता है। आया बात समझ में क्लियर है? जिसको माइक कार्यक्रम के नाम से जानेंगे। गेंडा परियोजना है, गेंडा परियोजना 1987 में आया। एक सिंग वाला गेंडा के रूप में भी आपको पढ़ाया था कि मानस है। दूसरा काजीरंगा है।
काजीरंगा, और तीसरा जल्दापारा है। जल्दापारा, आया बात समझ में क्लियर है? यह वेस्ट बंगाल में होगा, बाकी दोनों असम में होंगे। यह दोनों असम में है और यह वेस्ट बंगाल पर है। यहां 3 जगह में एक सींग वाला राइनो पाया जाता है। आया बात समझ में क्लियर है? गिद्ध परियोजना 2006 में आया। गिद्धों की तेजी से कमी का कारण डाइक्लोफिनॉक मेडिसिन है, याद रखिएगा। डाइक्लोफिनॉक एक पेन किलर मेडिसिन है। सीजीपीएससी 2019 के प्री में पूछा गया क्वेश्चन था बेटा कि गिद्धों के तेजी से कमी का कारण कौन? तो आंसर लगा करके आना था डाइक्लोफिनॉक का अत्यधिक प्रयोग करके आंसर लगा करके आना था। इसीलिए गिद्धों को बचाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसे हम सेव कार्यक्रम कहते हैं। सेव का मतलब होता है सेविंग एशियाई वल्चर एक्सटिंक्शन, याद रखिएगा। सेविंग एशियाई वल्चर एक्सटिंक्शन मतलब गिद्धों को विलुप्त होने से बचाना। आया बात समझ में क्लियर है? इस तरीके से आपको यह परियोजनाओं के बारे में याद रखना है। तो 3 कार्यक्रम बताए बेटा। हाथी के लिए एक माइक कार्यक्रम, एम स्ट्राइप्स रिलेटेड है बाघ से, और सेव कार्यक्रम गिद्ध से रिलेटेड है, यह याद रखना है। एक सींग वाला गेंडा कहां पाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। हंगुल परियोजना कहां चलाया जा रहा है, तो दची ग्राम में चलाया जा रहा है। एशियाई सिंह कहां मिलेगा, तो गिर में मिलेगा। उड़ने वाली गिलहरी नामदफा जो अरुणाचल प्रदेश है वहां मिलता है। नामदफा में उड़न गिलहरी मिलता है, याद रखिएगा। और ओलिव रिडले जो कछुआ की एक प्रजाति है वह आपको भीतर कणिका या आपको ऑप्शन में गहीर माथा मिलता है, तो गहीर माथा का चयन कीजिए। आया बात समझ में? यह उड़ीसा पर स्थित है, यह आंसर लगाना है। ओलिव रिडले कछुआ, उड़ने वाली गिलहरी नामदफा। आया बात समझ में क्लियर है? उड़ने वाली गिलहरी नामदफा, उड़ा आपका याद रहेगा। और कछुआ ओलिव रिडले कहां पर? गहीर माथा, उड़ीसा में बोल रहा हूं, ठीक है। बाकी तो आपको लिखा ही हूं, एशियाई लॉयन जो है वो गिर में मिलेगा करके। समझ आया? ठीक, ये बातों को याद रखना है। इसके बाद हम अगर आगे चलते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट संगठन या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। आया बात समझ में क्लियर है? जिसमें आपको बार बार बेटा एक ही पूछा जाता है, IUCN। IUCN जो है 1948 में बना है, याद रखिएगा। 1948 में IUCN बना। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल, आया बात समझ में क्लियर है, यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, याद रखिएगा। IUCN, आया बात समझ में क्लियर? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, याद रखिएगा। 1948 में बना। इसका मेन काम है बेटा रेड डेटा बुक रिलीज करना। रेड डेटा बुक 1964 से यह रेड डेटा बुक रिलीज कर रहा है। 9 चिन्हों पर यह रेड डेटा बुक जारी करता है। इस रेड डाटा बुक में 9 जो चिन्ह है वह कौन कौन सा है बेटा, ये भी आपको बताने का प्रयास करता हूं, देखिएगा। देखो नेट में आ नहीं रहे तो आपको डायरेक्ट बताता हूं। एक होता है बेटा नॉट इवेल्युएटेड, आंकड़ा गिना नहीं जा सकता। दूसरा होता है बेटा डेटा डिफिशिएंट, आंकड़ा अपर्याप्त। तीसरा होता है बेटा लीस्ट कंसर्न। आया बात समझ में क्लियर है? संकट से मुक्त है। चौथा नियर थ्रेटेंड, संकट के नजदीक है। पांचवा वल्नरेबल, संवेदनशील। आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस मैं 9 नाम को लिख रहा हूं। संवेदनशील, यह बेटा इंडेंजर्ड है, यह क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, यह एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है, और यह एक्सटिंक्ट है। एक क्वेश्चन, ये 5 नाम को बस लिख रहा हूं बेटा, यही याद रखना है।
इसको वल्नरेबल या संवेदनशील बोलते हैं। इंडेंजर्ड को संकटग्रस्त या संकटापन्न कहते हैं, इंडेंजर्ड कहते हैं। क्रिटिकल इंडेंजर्ड को अति संकटग्रस्त कहते हैं। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब ऐसे प्रजाति जो वन से विलुप्त हो चुके हैं, वनों से विलुप्त होता है। और एक्सटिंक्ट का मतलब होता है बेटा विलुप्त, विलुप्त। आया बात समझ में क्लियर? कहने का मतलब ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई स्पीसीज अपने प्राकृतिक आवासों में 50 साल तक नहीं देखा गया है, तब उसे हम विलुप्त घोषित करते हैं। ठीक है, आया बात समझ में क्लियर? इस तरीके से अपने को याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछता है IUCN रेड डेटा बुक जारी करने वाली संस्था कौन है? IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1948 में बना है। 9 चिन्हों में रेड डेटा बुक जारी करता है, जिसमें 5 का नाम याद रखना है। वल्नरेबल, इंडेंजर्ड स्पीसीज, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ऐसे प्रजाति जो वन से विलुप्त हो चुके हैं, जिसको हम चिड़ियाघर या जू में बचा करके रखे हैं वह। और एक्सटिंक्ट का मतलब होता है बेटा विलुप्त। आया बात जो अपने प्राकृतिक आवासों में 50 वर्षों तक नहीं देखा गया है, उसे हम विलुप्त की श्रेणियों में रखते हैं। आया बात समझ में क्लियर? इसके अलावा एक और याद रखना बेटा, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 में आया बेटा। यह इसका जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, यह जाइंट पांडा है, याद रखिएगा। जाइंट पांडा WWF का जो है वह प्रतीक चिन्ह है, यह याद रखेंगे। आया बात समझ में क्लियर? इसके अलावा साइट्स याद रखिएगा बेटा, जो कि CGPSC ACF के पेपर में 2020 में पूछा गया था। यह 1973 को आएगा, साइट्स 1973 को आएगा। यह एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है। इसका काम, C का मतलब होता है कन्वेंशन, बैठक करना। I का मतलब होता है इंटरनेशनल, T का मतलब होता है ट्रेड, व्यापार करना, E का मतलब होता है इंडेंजर्ड और S का मतलब स्पीसीज। आया बात कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल, आया बात समझ में क्लियर है? याद रहेगा, ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संकटग्रस्त, आया बात समझ में, प्रजातियों का व्यापार किया जा रहा है, उसको रोकने का काम, जीवों के अंगों के तस्करी को रोकने का काम, आया बात समझ में क्लियर है? वह कौन करता है? आपका साइट्स करता है। जीवों के व्यापार पर प्रतिबंध या रोक लगाने का काम कौन करेगा? साइट्स करेगा। WWF कब आया? 1961 में आया। आया बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, वह IUCN है, जो आपके लिए काम का है। आया बात समझ में क्लियर है? तो इस तरीके से हमको इन तथ्यों को याद रखना है, बनेगा। ठीक, तो ये अपने को याद रहेगा, इस तरीके से याद रखेंगे बेटा। कभी कभी कुछ लोगों को पूछता है तो याद रखिएगा, सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। राजेंद्र सिंह, कल पढ़ाया था, राजेंद्र सिंह को, आया बात समझ में क्लियर है, जल पुरुष या वाटर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत का जल पुरुष कहलाता है। आया बात समझ में क्लियर है? मेघा पाटेकर, बाबा आमटे और अरुंधति रॉय, इन तीनों का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। आया बात समझ में क्लियर है? चिपको आंदोलन की बात करते हैं तो चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन में
एक नाम याद रखना बेटा, चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट। दूसरा याद रखिएगा, दूसरा सुंदर लाल बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा। और तीसरा जो याद रखिएगा, तीसरा बेटा वह गौरा देवी है, गौरा देवी। यह चिपको आंदोलन से है। इसके बाद एक आंदोलन आता है एपिको आंदोलन, एपिको आंदोलन। यह चिपको आंदोलन और एपिको आंदोलन का उद्देश्य पेड़ों की कटाई को रोकना था। यह पेड़ों में जाकर के गले लग जाते थे और पेड़ों की कटाई के लिए विरोध प्रदर्शन करने का काम किया। उत्तर भारत में उत्तराखंड के चमोली जिला तरफ ये चला, वो चिपको आंदोलन हुआ। कर्नाटक राज्य में जो चला वो एपिको आंदोलन है। एपिको का शाब्दिक अर्थ होता है गले लगना, और दक्षिण भारत में पेड़ों को जाकर के गले लग गए, इसलिए उसको एपिको मूवमेंट या एपिको आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। और इसके जो नेतृत्व करता है वह पांडुरंग हेगड़े है, पांडुरंग हेगड़े याद रखिएगा, एपिको आंदोलन के नेतृत्व करता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो यह एक मैती आंदोलन है। मैती आंदोलन जो है याद रखिएगा, यह वृक्षारोपण को आपका, यह फॉरेस्टेशन को प्रमोट किया गया। एपिको आंदोलन और यह वनों की कटाई को रोकने के लिए था। आया बात समझ में? ये भी आपका वनों की कटाई को रोकना इसका उद्देश्य था। लेकिन मैती आंदोलन वृक्षारोपण करना था। बताया गया कि जब विवाह के उपलक्ष्य पर, जब विवाह होता है तो जो दूल्हा होगा, वर होगा, वो वधू पक्ष के यहां जाकर के एक पेड़ लगाने का काम करेगा। तो पेड़ के प्रति मित्रता की भावना या मितव्यता की भावना जागृत करना मैती आंदोलन पड़ा। आया बात समझ में? क्लियर है? मैत्री आंदोलन बोलते हैं, लेकिन सब बार में ये टूट टूट करके मैती आंदोलन हो गया। आया बात समझ में? क्लियर? जैसे मित्रता का प्रतीक मैत्री बाग ऐसा बोलते हैं, वैसे यह मैत्री आंदोलन था, बाद में यह मैती आंदोलन के रूप में बोला जाता है। तो मैती आंदोलन याद रखिएगा। इसको कैसे याद करेंगे? अच्छा बताओ, पेड़ लगाने के लिए कहा जा रहा है, तो पेड़ लगाने से लोगों का क्या होगा? कल्याण होगा। इसीलिए इसके नेतृत्वकर्ता कल्याण सिंह रावत है, याद रखिएगा, कल्याण सिंह रावत। और एक आपको याद रखना है, वह है आपका बिश्नोई आंदोलन। तो बिश्नोई आंदोलन, यह भी आंदोलन वनों की कटाई को रोकने के लिए था, वनों की कटाई को रोकने के लिए था। आया, इसके नेतृत्वकर्ता अमृता देवी बिश्नोई है। अमृता देवी बिश्नोई जो है वह इसके नेतृत्व करता है। आया बात समझ में? क्लियर है? चिपको आंदोलन 1973 में चला है बेटा, एपिको आंदोलन 1983 में चला है। आया बात समझ में? क्लियर है? यह याद रखना। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में, मैती आंदोलन 1995 में, और यह बिश्नोई आंदोलन 1730 के आसपास चला है। आया बात समझ में? क्लियर है? यह 95, ये 85, ये 1730। ठीक, तो इस प्रकार से अपने को यह याद रखना था। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ाई किया बेटा, तो देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज की क्लास में जब मैं शुरुआत किया हूं, आया बात समझ में, तो शुरुआती अवस्था में हमने सबसे पहले रिसर्च सेंटर को पढ़ा। रिसर्च सेंटर के बाद में हम लोग बायोडायवर्सिटी के लिए इन सीटू और एक्स सीटू को मैंने पढ़ाया। फिर पूरा बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेट बताया, और स्टेट के साथ में मैंने ईयर को भी बताया। फिर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क लिए, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हम लोग छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पढ़े, और टाइगर रिजर्व को भी हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कवर करने का प्रयास किए। इसके बाद मैंने आपको आपका परियोजनाओं के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में समझाया बेटा, कि एम स्ट्राइप्स क्या है, माइक क्या है, सेव क्या है। आया बात समझ में? ये सब हमने पढ़ा। परियोजना के बाद में हमने संगठन के बारे में पढ़ा,
और संगठन के बाद में हमने आंदोलन के बारे में पढ़ा। एक क्लास में इतने तथ्यों को हमने पढ़ने का प्रयास किया है और यह सभी तथ्य एग्जाम ओरिएंटेड है आपके लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह समझ में आया होगा। यह वीडियो बहुत आपको लाभदायक होगा, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। तो इन चीजों को आप अच्छे से पढ़ें और आप वीडियो को पॉज करके रोक रोक करके थोड़ा लिखने का भी प्रयास करें, ताकि यह एक सिनॉप्सिस तैयार हो सके और आप इसे बार बार रिवाइज करके आप अपने माइंड में बैठा सकते हैं। ये चीजें आपके हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी बेहद महत्वपूर्ण होगा, ये चीजों को ध्यान में रखना है। आया बात समझ में क्लियर है? और आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्रैश कोर्स सीजीपीएससी के लिए आपको अभी तो यह यूट्यूब में आपको दिख रहा है बेटा वीडियो, लेकिन कुछ समय के बाद आया बात समझ में, यह केवल आपको पटेल ट्यूटोरियल के मोबाइल ऐप पर ही दिखाई देगा। आया बात समझ में गया? तो हमसे जुड़ने के लिए आपको केवल नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर रखा गया है 2499 रुपए, वह आप पे करके इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आप इसको जो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। आया बात समझ में क्लियर है? चलिए, थैंक यू, आप ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।